जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक जबरदस्त वीडियो में। आज इस वीडियो के ऊपर में चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसएससी केस नौटंकी से अभी वंचित नहीं है। ठीक है, और इस मेरे भाई यहाँ पर कांड ने इस तरीके से मेरे भाई जो एसएससी की ये हरकत है, इसने लाखों मेरे भाई युवाओं का भविष्य जो है वो बर्बाद कर दिया। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर ये पूरा कहानी क्या है और कैसे सारी चीजें होती हैं, सारी बातें हम आपको बताएंगे। एक एसएससी पेपर कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो 12th के बेस पर आधारित होता है। मतलब जो लोग 12th पास कर लेते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहां से जो नौकरियां खुलती हैं वो अलग अलग विभाग में, जैसे कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री में देख लीजिए, आप यहाँ पर रक्षा मतलब होम मिनिस्ट्री में देख लीजिए। इनमें जो लोग टाइपिंग करते हैं सिस्टम पे, जो डेटा को फीड करने का काम करते हैं, ये वो नौकरियां होती हैं। यहां पर बढ़िया ग्रेड पे की होती है, अच्छी खासी पैसे इसमें मिलते हैं। ये वो एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट करवाया। अब इस एग्जाम में दिक्कत क्या हुआ, इस एग्जाम में परेशानी यहां पर यह हुई कि जैसे कोई भी परीक्षा है उसमें लाखों की संख्या में एस्पिरेंट्स बैठते हैं, तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। किसी का पेपर आसान होता है तो किसी का पेपर टफ होता है। तो ऐसे केस में उसको बैलेंस करने के लिए एसएससी एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेट करती है, जिसके माध्यम से मान लीजिए कि जिनका पेपर आसान शिफ्ट में हो गया, यहां पर उनके थोड़े नंबर काट लिए जाए, या जिनका टफ शिफ्ट में आ गया, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनके थोड़े नंबर बढ़ा दिए जाए, ताकि सारे जो बच्चे हैं वो बराबर पटरी पर आ सके। नहीं तो ऐसे मान करके चलिए मेरा पेपर टफ आया, 120 नंबर मिले, मेरे रूममेट को 170 नंबर आ गया, कट ऑफ 140 हो गया, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, जो कि ज्ञान तो हमें भी था। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेट होता है। ये एक अच्छी पहल है और ये होना चाहिए। और ना सिर्फ एसएससी में बल्कि अलग अलग जगह पर, जैसे बैंक मतलब रेलवे का भी अपना नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, यूपीएससी का भी है, अलग अलग परीक्षा, अलग अलग विभाग, अलग अलग मेरे भाई आयोग, सब अपना अपना एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रखते हैं उसको पेपर को बैलेंस करने के लिए, और बहुत सही होता है। इन्होंने यहां पर क्या किया, इसके पहले इनका कोई और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था जो टीसीएस के समय में अच्छे तरीके से काम करता था। अब जैसे इनका जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है एडिक्विटी, वो बदली, तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम थोड़ा सा एक दूसरा फॉर्मूला लेकर के आएंगे जो और ज्यादा बढ़िया होगा और ज्यादा सटीक होगा। हम सब ने उसकी खुशियां भी मनाई कि हाँ यार बढ़िया, एसएससी कुछ तो अच्छा कर रही है। लेकिन वो अच्छा हुआ तो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया कि सीएचएसएल का पेपर कंडक्ट करवाया, पेपर कंडक्ट करवाने के बाद में टियर 1 का रिजल्ट घोषित कर दिया, और उसके बाद कट ऑफ निकाल करके टियर 2 का अनाउंस कर दिया। बच्चे टियर 2 की तैयारी में लग गए, उनको लगा कि यार हमारे नंबर उतने नहीं आए हैं, तो उन्होंने आज छोड़ दी। लेकिन अब जब मेरे भाई यहां पर नंबर आया तो पता चला कि अरे भाई साहब ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। यहां पर क्या हुआ कि जैसे मानो किसी बच्चे के 151 नंबर आए हैं तो उसके नंबर कट के 124 नंबर के करीब में आ गए। किसी बच्चे के 140 नंबर आए हैं तो 45 के करीब में उसके डिडक्शन हो गए और 95 नंबर आ गए। यहां पर मेरे भाई जहां कोई बच्चा यहां 150 ला रहा है उसके 123 हो गए। मतलब पहले नॉर्मलाइजेशन में क्या होता था, नंबर किसी के कटते नहीं थे, उल्टा अगर मानो किसी के टफ शिफ्ट में पेपर में 120 नंबर का स्कोर है तो उसको नंबर देकर के और ऊपर पहुंचाया जाता था। इससे कट ऑफ तो बढ़ती थी, नो डाउट है, लेकिन यहां एक फेयर सिलेक्शन होता था। अब यहां पर कहानी क्या हुआ, इन लोगों ने दिमाग लगाया, हाई कट ऑफ हाई कट ऑफ हाई कट ऑफ, यहां पर बच्चा ज्यादा चिल्ला रहा है, एक काम करो नंबर बढ़ाओ मत, आसान वालों के नंबर और काट दो। लेकिन काटने की भी एक सीमा है, आप यहां 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर तक अपना लेकर के चलो बैलेंस। आपने 45 नंबर काट दिया, जहां पर उस बच्चे को यह फील हो रहा है कि यार मैं तो 140 नंबर का कट ऑफ था, मैं क्वालिफाई कर सकता था, 151 थे, लेकिन आज मैं बहुत पीछे हूं और ये मेरी हालत खराब हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं, एकदम पूरी तरीके से ये अपने आप में बच्चों के साथ में इनजस्टिस है। ये इनजस्टिस भी कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। आप एक बात बताओ, मैं एक आयोग हूं और मेरा काम पेपर को कंडक्ट कराना है, और 40 से लेकर के 50 शिफ्ट में पेपर को कंडक्ट करवा रहा हूं। तो क्या जिसको मैं करोड़ों रुपए देता हूं क्वेश्चन को सेट करने के लिए, क्या उससे मेरी इतनी भी आस वहां पर नहीं रहेगी कि 40 शिफ्ट जो तुम बना रहे हो या तुम 100 शिफ्ट जो तुम बना रहे हो उनमें क्वेश्चंस के तुम लेवल को अलग अलग रखो। एक इंडिविजुअल शिक्षक होकर के मैं यहां पर अलग अलग टाइप में अलग अलग लेवल सेट कर सकता हूं। तो क्या एक जो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा टेंडर करोड़ों रुपए लेकर के बैठी है एसएससी से, क्या यहां पर वो बच्चों की शिफ्ट के हिसाब से क्वेश्चन को सेट नहीं कर सकती? आज अगर ये नॉर्मलाइजेशन में 35 नंबर 40 नंबर 45 नंबर का डेविएशन आ रहा है तो इसमें एसएससी की गलती है। वो ऐसा पेपर सेट ही क्यों कर रही है कि जिसके कारण 40 से 45 नंबर का अंतर आ जाए? इसमें बच्चे की क्या गलती, वो तो पढ़ के जा रहे हैं ना। ये एसएससी को मेक श्योर करना चाहिए कि चाहे देखो, अब आपको पता है, मान लीजिए कि कंसेप्ट जो है वो सेम तरह के एसएससी मान लीजिए 4 शिफ्ट में पूछ रही, एसएससी को ये लग गया यार कि एक ही कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो पहला वाला बच्चा ज्यादा टाइम लेता है बनाने में, बाद वाले आसान कर लेते हैं, पेपर को कैलकुलेटिव बना दो। सिंपल सी बात है भाई। 100 रुपए का यहां पर मान लीजिए पैसा है, 2 सालों का ब्याज है, और मान लीजिए 10% के रेट के हिसाब से अमाउंट निकालना है, कोई भी निकाल लेगा। तुम 100 को 5662 कर दो, 10% के रेट को 13% कर दो, असमय को 2 साल 3 महीना कर दो, और इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा चेंज करके हर किसी के शिफ्ट में क्वेश्चन डाल दो, सब हो गया नॉर्मल। क्योंकि कैलकुलेटिव है और कैलकुलेशन में वक्त लगता है, तो लगता है आप पेपर को कैलकुलेटिव बना सकते हैं, आप रीजनिंग में पेपर को कैलकुलेटिव बना सकते हैं, बट आपने उस रास्ते को चूज करना बेहतर नहीं समझा। आपने अपने अंदर कोई सुधार नहीं किया, उल्टा आपने ये समझा रहे जैसा पेपर हो रहा है होने दो, बाद में तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे और सबके नंबर को काट कूट के बराबर कर देंगे। और सबसे गंदी बात यहां पर यह है कि जैसे एसएससी जो कट ऑफ निकालती है ना, जो कट ऑफ आता है कि कितना नंबर जनरल का लगा, कितना नंबर ओबीसी का लगा, कितना नंबर एससी एसटी का लगा, तो वो जो कट ऑफ तैयार होता है वो इसी मार्क्स के ऊपर में होता है। तो ये यहां पर क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक तरीके से पूरा आपको पहले कट ऑफ निकाल देंगे, और इनको अच्छे से पता है कि बच्चा विद्रोह करेगा, बच्चा हो सकता है कोर्ट तक जाए, और मेरी ये वैकेंसी जो हो सकती है वो लंबित हो जाए, तो फिर हम रोजगार मेला कैसे लगाएंगे? हमको तो जल्दी जल्दी पूरा करके मोदी जी को रिपोर्ट देना है कि इतना रोजगार तो हम फाइनल कर दिए, आइए आप तुरंत यहाँ पर जो है रोजगार पत्र बांटिए सब किसी को, और हम ये दिखाएं कि जी देखिए इतनी नौकरी आई थी, इतनी हमने भर दी। अब वो सही तरीके से भरी, गलत तरीके से भरी, मोदी जी कौन सा
पूछने जा रहे हैं। मोदी जी तो खाली ये अपने भाषण में कहेंगे जी इतना रोजगार हमारा बढ़ गया, वो भी खुश, सरकार खुश, ट्रैक रिकॉर्ड आ गया, ऑल परफेक्ट। पिस्सा कौन? तो वो बच्चा जो यहाँ पर कई साल से, कई महीनों से मेहनत कर रहा था, जो 2 वक्त की खाना खा करके, रोटी खा करके गुजारा अपना कर रहा था, जिसने अपने कई सपने मार दिए इस परीक्षा के चलते, जिसने अपना पर्व त्योहार और अपने लाखों मेरे भाई खुशियां यहाँ पर खत्म कर दी सिर्फ इस पेपर में कि एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो हम सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे। जो 10x10 के कमरे में कई साल से घुट रहा है, जिसने धूप तक नहीं देखी कमरे के बाहर जाकर के, जिसके कमरे में धूप भी नहीं आती, आज महंगाई का मार सबसे ज्यादा अगर कोई झेल रहा है तो बच्चा झेल रहा है। और उसका क्या कसूर जब उसने पूरी मेहनत करके किताबों में जान झोंक दिया और अंत में एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आता है और सब कुछ वहां पर तबाह कर देता है। एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, आप देखते चलो किस तरीके से बच्चों के साथ में यहां पर गड़बड़ हुआ। पूरी तरीके से गलत नॉर्मलाइजेशन यहां पर किया गया, कोई इसका पैमाना नहीं है, कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इसका मेरे भाई वे नहीं है। आप देखोगे यहां पर क्योंकि ये पहला आया ना, ठीक है। दूसरी बात, यहां बहुत ज्यादा शिफ्ट, ये क्यों होते हैं भाई? मतलब आप 40-40, 50-50, 60-60 शिफ्ट में कराते हो। आपको जब एसएससी पता था ये बात कि टीसीएस जो वेंडर है उसके पास में ज्यादा कैपेबिलिटी है, वो मेरे भाई यहां पर मल्टीपल सेंटर्स रखती है, ठीक है, और मल्टीपल सेंटर्स पर वहां पर वो पेपर कंडक्ट बहुत अच्छे से लाखों संख्या के बच्चों को कम शिफ्ट में करा सकती है, तो फिर आपने उसको छोड़ करके एडिक्विटी को दिया। एडिक्विटी के तो खुद का सेंटर है ही नहीं, अलग अलग जगह के लोगों के सेंटर को भीख मांगते पड़ती है वो, कभी वहां वेंसिस्को से, कभी पता नहीं किससे, कभी किससे वो मांगते चलेगी। किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, किसी के यहाँ इंटरनेट सही नहीं है, किसी के यहाँ सिस्टम सही नहीं है, तो कभी लैपटॉप पर परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है। और चेयरमैन साहब खुद घूम घूम के अलग अलग जगह पर जाकर के देखते हैं, अच्छा लैपटॉप यहाँ सिस्टम नहीं है, लैपटॉप लगा दो। तो चेयरमैन साहब खुद देख रहे होते हैं कि अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, लगा दो। क्या ये तरीका है पेपर को कंडक्ट करवाने का? और जब इतनी चीजें पता है तो ऐसे वेंडर्स के जो है एक तरीके से लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं होते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता है। सिस्टम की पूरी तरीके से गड़बड़ी का जो भुगतान है वो बच्चा यहां पर क्यों करे? आप 40 से 80 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी है? आप सही वेंडर्स को चूज करिए, सही तरीके से यहां पर जो है नंबर ऑफ शिफ्ट्स को कम करिए, नंबर ऑफ सेंटर्स को आप बढ़ाइए। आप कोशिश करिए 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में किसी बच्चे का पेपर वहां पड़े। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ये वो नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। सीए नाम की एजेंसी बनाई इन्होंने और मल्टीपल एजेंसीज बनाई जिसका काम था क्वेश्चन को मॉनिटर करना, ठीक है। और मॉनिटर क्या हो रहा है, तो अरे देखो अब आ गया है तो एडजस्ट कर लो, नंबर में यहां पर देख लेना नॉर्मलाइजेशन में। तो बिना गलती का जो है ना पूरी तरीके से बच्चा जो है वो सजा होता है। एक और जो सबसे बड़ा हिडन स्कैम है वो ये, हालांकि ये पूरी तरीके से सच है कि झूठ है, ये कभी बच्चा बता ही नहीं सकता। बच्चे का ये कहना है कि मैं तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आया था, लेकिन अभी जैसे क्या हुआ आंसर किया ये तो पता चला मेरा ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर बी हो गया है। अगर इस बात में सच्चाई है तो यकीन मानिए एक बड़े लेवल का इसको स्कैम भी कहा जा सकता है, एक बड़े लेवल का नुकसान भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें तो फिर पूरी तरीके से ये हो रहा है कि आप सही उम्मीदवार को खत्म कर रहे हैं। तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन में तुमको नहीं मार पाए तो हम तुमको इसे मार देंगे। ये हो सकता है बच्चों का एक आरोप भी हो या हो सकता है सच्चाई भी हो। अब इसके ऊपर में जो पुष्टि है एसएससी को करनी चाहिए। सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, अगर किसी बच्चे ने आपके मान लीजिए मेल पे या ग्रीवांस सेल पर किसी पर्टिकुलर अपने क्वेश्चन नंबर को लेकर के कहा है, उस बच्चे का रोल नंबर लेकर के उस सेंटर के सीसीटीवी से आप मैच करिए कि उसने टिक क्या किया था और उसके बाद आंसर की में क्या आ गया। तो ये एक सही तरीका हो सकता है वेरीफाई करने का, क्योंकि क्या पता सिस्टम के अंदर में बैठा कोई व्यक्ति ही चोर हो जो काफी सारे बच्चों के भविष्य को खत्म कर रहा हो। कई बार ऐसा होता है अंदर के लोगों की गलतियां जो होती है वो चल रही होती है, गड़बड़ी वो करते हैं और मेरे भाई जो है ऊपर के लोगों तक खबर नहीं पहुंच पाती, उनको रिपोर्ट ये दिया जाता है सब चंगासी और सब में कुछ भी चंगासी नहीं वहां पे। तो ये मुझे लगता है चेयरमैन साहब को इस बात का देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे के पास तो कोई प्रूफ ही नहीं होगा ना साबित करने के लिए। कौन सा मोबाइल आप अलाउ करते हो कि जाकर के फोटो खींच के लाता, देखिए देखिए हम ऑप्शन नंबर सी किया था, देखिए ये आ गया। आप तो यही बोलेंगे बच्चा झूठ बोल रहा है, तो एक बार वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। ये एसएससी की मुझे लगता है जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद में ये देखिए, मैं मानता हूं यहां पर कि आयोग के ऊपर में प्रेशर होता है और मैं बेहतर तरीके से जानता हूं क्योंकि काफी लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है। वहां पर यह होता भी है कि ऊपर के मंत्रालय से आदेश आया है इतने महीने के अंदर में भर्ती को पूरा करो, लेकिन इतने महीने में भर्ती को पूरा करो मतलब क्या है, कैसे भी करके भर्ती को पूरा कर दो, किसी भी तरीके से लिस्ट निकाल दो, कभी ह्यूमन एरर कर दो, कभी कुछ भी कर दो। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि धीरे धीरे बच्चों का विश्वास जो होगा वो आयोग से खत्म होता जाएगा और आयोग को जो अच्छे उम्मीदवार है वो नहीं मिलेंगे। फिर हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे, आप मुझे ये बताइए। जब अच्छा कैंडिडेट मेरे भाई चोर जो है वहां पर पढ़ करके जाकर के वो इंस्पेक्टर के पद के लिए एलिजिबल हो जाएगा या चोर घुसखोरी के माध्यम से जाकर इंस्पेक्टर बन जाएगा, तो जो सही उम्मीदवार इंस्पेक्टर बनने वाला था मेरे भाई उसका क्या। और चलो जो चोरी चकारी से सिस्टम में गया है वो क्या लगता है आपको कि जाकर के वहां ईमानदारी करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। और एसएससी से भी मैं ये बात कहता हूं, आपने जो हर बार ये आदत लगा लिया है कि एक शोषण टाइप में जिसको बोलते हैं मतलब हिटलर शाही वाला एक तरीके तानाशाही जिसको हम करेंगे कि हम जो है पहले क्या करेंगे, रिजल्ट घोषित कर देंगे, कट ऑफ निकाल देंगे और जबकि मार्क्स के आधार पर ही आपका रिजल्ट बनना है, लेकिन आप उसको जारी नहीं करेंगे। क्यों? उस समय अगर आपने जारी कर दिया तो हंगामा हो जाएगा। आप कभी दिन में रिजल्ट नहीं निकालते, रात में निकालते हैं। आप देखते हैं आसपास पर्व त्योहार कौन सा दिन है, उस दिन निकालो, कि लोग किसी और चीज में बिजी होंगे तो ध्यान नहीं जाएगा। ऐसा करके क्या आप अपने आप को सही कर ले रहे हैं? क्या आपका विभाग वहां पर सही हो जा रहा है? आप अपनी नाकामियों को ही यहां पर बार बार छुपा रहे हैं और लोगों तक ये मैसेज दे रहे हैं कि हम तो नहीं सुधर सकते, हम बस टैक्टिक्स खोजेंगे अपनी चीजों को छुपाने का। और ये टैक्टिक्स आपका कब तक चलेगा? इससे इतने सारे जो युवा हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और धीरे धीरे इस परीक्षा से उनका विश्वास उठ जाएगा, फिर बाकी परीक्षा की तैयारी में वो लग जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ सही कैंडिडेट्स आपको नहीं मिलेंगे और आपके एक कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर में सबसे बड़ा सवाल होगा। और एसएससी के चेयरमैन साहब के जो रिजाइन होगी ना, जो मतलब एक तरीके से जो इतना समय का काम करने का था, महाबकवास रिपोर्ट आपका बनेगा। हो सकता है पॉलिटिकल लिंक आपके बड़े लेवल के हो, कुछ भी जुगाड़ कर ले, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है इससे बिल्कुल भी सही नहीं है। ये यूनिटी को तोड़ने का और ये करने का ये पॉलिटिशियंस का काम
काम है, ये चेयरमैन का काम नहीं है, ये एसएससी का काम नहीं है, ये आयोग का काम नहीं है, ये राजनीति करना, आवाज को दबाना, सही टैक्टिक अपनाना, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपका काम अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट करवाना है, आप उसको कंडक्ट कराओ, ठीक है। और ये चालबाजी से यहाँ पर चंद बच्चों की आवाज को आप रोक लोगे, लेकिन आप इससे काफी सारे बच्चों के भविष्य का नुकसान कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली मेरी कुछ यहाँ पर जो है डिमांड है एसएससी से, अगर भाई मान सकते हैं तो आप मान लीजिए, हम तो इतने बड़े हैं नहीं कि आपसे डिमांड करेंगे, आप मांग लेंगे, लेकिन बच्चों के आवाज बन करके हम आपसे कुछ बात रखेंगे आपके सामने, और मुझे लगता है कि आपको चेंज करना चाहिए, ये उचित मेरे भाई बात है। सबसे पहले कि शिफ्ट की जो संख्या है वो कम करिए। आप जितने ज्यादा शिफ्ट में रखेंगे, आपका कहीं ना कहीं वहां पर नॉर्मलाइजेशन उतना डिसबैलेंस हो जाएगा, उतने ज्यादा वेरिएशंस पेपर के अंदर में आएंगे। तो अगर आप शिफ्ट को कम रखने की कोशिश करते हैं तो आप थोड़ा सटीक तरीके से जा पाएंगे। अब शिफ्ट कैसे कम रखना है, चेयरमैन आप हैं, आयोग आपका है, आप देखिए, आप ये कर सकते हैं कि मल्टीपल वेंडर्स को आप हायर कर सकते हैं, जैसे सीजल सीएचएसएल जैसी परीक्षा है, आप उनको एक वेंडर को दे दें, आप बाकी परीक्षा दूसरों को दे दें, या फिर सीजल में भी आप जो है हाफ ऑफ शिफ्ट करके दो अलग अलग मेरे भाई वेंडर्स को आप दे सकते हैं। तो वो आपके ऊपर में कॉल है, आप उसको देख लीजिए। पेपर का लेवल बराबर रखिए। इसमें भी आप यहां पर ये कर सकते हैं कि जैसे बिडिंग कराते हैं, तो बिडिंग में तो खाली प्राइस निकल करके आता है कि जिसने कम कोटेशन वहां पर बिल्ड किया उसको ले लो, बट क्वालिटी के ऊपर में और बाकी चीजों पर भी कुछ और भी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आप एक बार चेक करो कि बिडिंग करते वक्त में जो 10-12 नॉर्म्स आप देखते हो उसके अंदर में क्या कुछ ऐसा नॉर्म्स रहे वहां कि जिसके अंदर में ये पर्टिकुलर मेक श्योर हो कि हाँ पेपर जो होगा वो अलग लेवल का होगा। क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें होती है, बिडिंग हमारे पास भी होती है, हमने भी एक आधा वेबसाइट्स बना रखी है, ठीक है, जिसमें हम बुक्स के सेल करने की बिडिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता है वहां पर कि उसमें क्या क्या चीजें लोग फर्जी कागज पेश कर देते हैं, किसमें क्या कर देते हैं। तो बिडिंग जो होता है ना, जिसको आप डॉक्यूमेंटेशन मानते हो, वो 100% सही नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ इसको थोड़ा सा सही करने का कुछ आप उपाय ऐसा देखें कि जिसमें फर्जी कागजों पर बात ना हो, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर में बात हो। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आइए, जितना ज्यादा हो सकता है आप अपने आप को सही रखिए। अगर आप सही हैं तो आप साथ के साथ एक ही दिन के अंदर में जो रिजल्ट है, कट ऑफ है और मार्क्स है, आप तीनों को जारी करिए, इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी साफ तौर पर दिखेगी। और चौथा, तुरंत रिवैल्यूएशन कराइए। अगर आपको लग रहा है कि किसी बात पर बच्चों ने आवाज उठाई तो यहां तुरंत उसका रिवैल्यूएशन कराना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको मेरी बातें बहुत बचकानी नजर आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान जब बहुत बड़ा हो जाता है और दूसरे उसको सजेशन देते हैं तो उसको लगता है अरे ये तो क्या ही बचकानी वाली बात है, ये करने लग गए तब तो करा लिए पेपर पूरे भारत में, तो फिर करा ही क्यों रहे, छोड़ दीजिए वहां पे जब आपके बस की बात नहीं है। तो अगर जिम्मेदारी ली है और कमियां हैं तो स्वीकार करिए। मैं अपनी कमियां स्वीकार करके उसके ऊपर मैं काम करता हूं और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, तो एसएससी को करना चाहिए, ठीक है। और बाकी बच्चों से ये बात कहेंगे कि अगर आप आज चुप रहेंगे तो फिर उसके बाद में अगला बार ही आपका होगा, याद रखिए इस बात को लेकर के। तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर में आप लोग भी देखिए, आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप ये चाहते हैं कि इसका पूरा रिजल्ट जो है वो रिवाइज हो, दूसरी तरीके से यहां पर बने, या आप ये चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदले, या आप नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को बदलने के साथ साथ रिजल्ट रिवाइज चाहते हैं, ठीक है। आप जो भी चाहते हैं अपना उचित निर्णय अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए यहाँ पर, और वीडियो को बाकी तक पहुंचा करके मेरे भाई आप अपनी आवाज को व्यक्त करें। ये पूरी तरीके से गलत है, एसएससी को इसके ऊपर में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे काफी सारे बच्चे जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर प्री में ऐसा हुआ तो मैं गारंटी कहता हूं मेंस में भी ऐसा होगा। तो जो बच्चा ये मान करके चल रहा है कि अरे हमको क्या करना है, मेरा तो हो गया, हम मेंस की तैयारी में लग जाते हैं, तो तुम प्री पार किए हो ना, मेंस तो नहीं किए हो, अब मेंस में भी फिर होगा तो उसके बाद तब तुम हल्ला काटोगे तो तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाने नहीं आएगा, ये देख लेना, तो मैं पहले सूचित कर दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। बाकी आप लोग बाकी जो